जिंदगी से परेशान एक मीडियोकर ऑफिस वर्कर जो हर दिन बस अपनी बोरिंग और डिप्रेसिंग लाइफ को झेल रहा है, अचानक एक दिन वह खुद को एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया में पाता है। अब यहाँ उसे सर्वाइवल के लिए अपनी एक्स बॉस के साथ टीम अप करना पडीडी दचता है। पूरी धरती पर बस ये दो ही इंसान बचे हैं और इस जर्नी में उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स तक पुश किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहाँ सर्वाइवल और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स है। वेलकम टू ड्रीमलैंड एडवेंचर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऑफिस से। हमारा प्रोटोगोनिस्ट ग्रैंड ग्लोरी कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। शुरुआत में ही हमें समझ आ जाता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा काम करता है। तभी उसका बॉस आता है और कंप्लेन करता है कि कंपनी बहुत टफ फेज से गुजर रही है। इसी वजह से काफी एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली थ्रेटन करते हुए वो प्रोटोगोनिस्ट को और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करता है। वो उसे पोटेंशियल क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट देता है और डिमांड करता है कि अगले दिन तक रिजल्ट्स चाहिए। साफ दिख रहा है कि उसका बॉस एक कंप्लीट जर्क है। प्रोटैगनिस्ट तब तक काम करता रहता है जब तक वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड नहीं हो जाता। तभी अचानक कुछ स्ट्रेंज होता है। सब कुछ ब्लर और पिक्सेलेटेड दिखने लगता है। उसके मॉनिटर पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देता है। शुरुआत में वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये रियल है या हेलुसिनेशन। तभी उसका एक कोवर्कर नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और उसे पूछता है क्या हुआ। यहां हमें पता चलता है कि उसका नाम हावर्ड है। पहले हावर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन फिर अचानक नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि वो ठीक है, बस उसकी विजन थोड़ी ब्लर हो गई थी। उसका कोवर्कर उसे सजेस्ट करता है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ ले और रिलैक्स करे। साथ ही उसे याद दिलाता है कि रात को बॉस सबको कंपनी डिनर पर ले जाने वाला है। हमारे लिए ये सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन हावर्ड के लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि डिनर का बिल सबको शेयर करना होगा और उसकी सैलरी इतनी कम है कि ये उसके लिए वर्थ नहीं है। उसका कोवर्कर उसकी रिलक्टेंस देखकर उसे $20 बोरो करने का ऑफर देता है ताकि वो डिनर अटेंड कर सके। सच में वो एक अच्छा दोस्त है। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि डिनर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी रात नए डायरेक्टर का अनाउंसमेंट होने वाला है। नए डायरेक्टर का नाम है सबरीना लूहो। वो ऑफिस में ऐसी स्टाइल में एंट्री करती है कि सारे लड़के लिटरली उसे देखकर स्टन्ड हो जाते हैं। हावर्ड तुरंत समझ जाता है कि वो उसकी लीग से बहुत बाहर है। कुछ घंटों बाद सब डिनर पर होते हैं, ड्रिंक्स, स्माइल्स और फेक हैप्पीनेस के साथ। अचानक हावर्ड को फिर वही स्ट्रेंज सेंसेशन फील होता है जो उसे ऑफिस में हुआ था, लेकिन इस बार उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा है। उसकी आईज ग्लो करने लगती हैं और उसे एक लाउड बजिंग साउंड सुनाई देती है। उसका नर्वस सिस्टम एक वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है जिसे सिर्फ वही देख सकता है। उसके ऊपर एक स्ट्रेंज इमेज प्रोजेक्ट होती है जो बाकी सबके लिए इनविजिबल है। एक सिस्टम वॉइस बोलना शुरू करती है। सिस्टम खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ प्रोवाइडर ऑफ मेमोरेबल इंप्रूवमेंट्स यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। हावर्ड परेशान हो जाता है। वो सोचता है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने कभी कोई वीआर रिलेटेड चीज खरीदी ही नहीं। उसके थॉट्स पढ़ते हुए सिस्टम जवाब देता है कि हावर्ड एक परफेक्ट कैंडिडेट है एक ड्रीम टेस्ट के लिए। वो वॉइस उसे ड्रीमलैंड एक्सपीरियंस करने का इनवाइट देती है, जो एक वीआर गेम का अपग्रेड वर्जन है। हावर्ड एक टिपिकल प्रोटोगोनिस्ट की तरह इस ऑफर को रिफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे अगले दिन काम पर जाना है। सिस्टम रिवील करता है कि वो किसी भी रियल लाइफ पर्सन को ड्रीमलैंड में कॉपी कर सकता है और हावर्ड डिसाइड कर सकता है कि उनकी लाइफ में क्या होगा। हावर्ड कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी न्यू डायरेक्टर सबरीना बॉस के साथ रूम में एंटर करती है। बॉस सबरीना को फॉर्मली सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो हावर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। सबरीना इसे नोटिस करती है और उसके बारे में पूछती है। हावर्ड खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस उसे बीच में ही रोक देता है और उसे एक एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स वाला नोबॉडी डिस्क्राइब करता है। साफ है ये सब झूठ है। लगता है बॉस को हावर्ड से पर्सनल इश्यू है, क्योंकि बाकी कोवर्कर्स के अनलाइक हावर्ड ने कभी उसे फ्लैटर करने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से बॉस उसकी लाइफ मुश्किल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन सैब्रिना बॉस की बातों को इग्नोर करती है और पॉलिटली सबको ग्रीट करती है। कुछ देर बाद डिनर खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। कल फिर से काम पर जाना है। हावर्ड थोड़ा स्ट्रेस्ड है क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कोवर्कर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसे ग्रो करना है तो उसे बॉस की चापलूसी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है जहां हावर्ड अपने स्कूल डेज में स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर था। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने वाला रेबेल था, लेकिन आज वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो सिस्टम के सामने पूरी तरह झुक चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस डायरेक्टर सबरीना लुओ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि उसे ऐसे इनसिग्निफिकेंट वर्कर्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
लेकिन सबरीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और क्लियरली कहती है कि उसे पता है उसे क्या करना है। इसी बीच हार्वर्ड उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। बॉस को ये पता चल जाता है और वो इनडायरेक्ट तरीके से हार्वर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर किसी को अभी तक ये नहीं पता कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है तो ऐसे इंसान को फायर कर देना चाहिए। बॉस की ये बात हार्वर्ड के लिए फाइनल स्ट्रॉ बन जाती है। वो अंदर से गुस्से में है क्योंकि उसकी सारी मेहनत और डेडिकेशन बेकार चली गई। वर्कप्लेस के अंदर हो या बाहर उसे हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हार्वर्ड डिसाइड करता है कि वो कल ही अपनी जॉब छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले अपने गुस्से को काल्म करने के लिए वो सिस्टम से कहता है कि वो डायरेक्टर और उसके बॉस को ड्रीमलैंड में कॉपी कर ले। सिस्टम तुरंत एरर डिटेक्ट करता है और बताता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान को स्कैन कर सकता है। रिक्वेस्ट के आधार पर सिस्टम सबरीना लुओ को स्कैन करता है। हार्वर्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है और एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। हार्वर्ड अपने अपार्टमेंट वापस आता है। वो गुस्से में सिस्टम से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान स्कैन हो सकता है। सिस्टम बताता है कि उसने हार्वर्ड के ब्रेन में डोपामिन स्पाइक डिटेक्ट किया था, जिससे ये इंप्लाई होता है कि हार्वर्ड सीक्रेटली इस आइडिया को एंजॉय कर रहा था। एम्बेरेस्ड होकर हार्वर्ड एडमिट करता है कि शायद एक ब्यूटीफुल वुमन का एनपीसी उसकी गेम में सर्वेंट होना इंटरेस्टिंग हो सकता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ड्रीमलैंड सिस्टम रात के 12 बजे एक्टिवेट होगा और उसे किसी सेफ जगह पर सोने की सलाह देता है। हार्वर्ड कहता है कि ठीक है, बट वो बहुत एंग्शियस है और सो नहीं पा रहा। सिस्टम उसे रियश्योर करता है कि वो उसके ब्रेन के स्लीप फंक्शन को इंटरफियर कर सकता है, जिससे वो एफर्टलेसली सो जाएगा। अचानक हार्वर्ड को डिजीनेस फील होती है और उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह शांत होकर सो जाता है। जैसे ही वो सोता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी जागा हो और उसके ऊपर एक 2D कैरेक्टर खड़ा है। वो खुद को ड्रीमलैंड की एआई एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है एआई 67। एआई उसे शॉप और क्रेडिट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करती है, जहां हार्वर्ड यूजफुल आइटम्स खरीद सकता है, जैसे मिलिट्री नाइफ सिर्फ 2 क्रेडिट्स में 100 टन ट्रक, 40 क्रेडिट्स में इन्फिनिट एनर्जी बैटरी, 200 क्रेडिट्स में। शुरुआत में ये आइटम्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एआई बताती है कि चैलेंजेस कंप्लीट करने पर उसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। हॉर्ड उसे थैंक्स कहता है और पूछता है क्या उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग एनपीसी है जिसे वो यूज कर सके। एआई बताती है कि अगर उसके पास 10,000 पॉइंट्स हों तो वो खुद उसकी सर्विस करेगी। हार्वर्ड इसे एक स्टील डील मानता है। एआई उसे वार्न करती है कि ड्रीमलैंड एक्टिवेट होने वाला है और अब सिचुएशन सीरियस होने वाली है। एक पोर्टल खुलता है जो अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड की तरफ जाता है। जैसे ही हार्वर्ड पोर्टल के पास पहुंचता है, वो अचानक जाग जाता है। वो चारों तरफ देखता है और सोचता है जो उसने एक्सपीरियंस किया वो रियल था या बस एक ड्रीम। आखिर में वो कंक्लूड करता है कि वो घर पर है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो इसे एक ड्रीम मानकर डिसमिस कर देता है और काम के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम जाता है, उसे पता चलता है कि टैप वाटर नहीं आ रहा। ये उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। नीचे जाते वक्त उसे कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसे एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है। हावर्ड को एक अजीब बजिंग साउंड सुनाई देती है। ऊपर देखने पर वो देखता है कि एक ह्यूज प्लेन उसके ऊपर गिर रहा है और उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। वो सही टाइम पर एक कार के पीछे छुप जाता है और बच जाता है। ड्रीमलैंड सिमुलेटर का अपोक्लिप्स सर्वाइवल अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब जब पूरी दुनिया गायब हो चुकी है, तुम कैसे सर्वाइव करोगे? डिफ़िकल्टी लेवल 0, टाइम लिमिट 180 डेज। हावर्ड कुछ समझ पाता उससे पहले उसे पास खड़ी कार से लिक्विड गिरने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे देखता है, उसे गैसोलीन का पडल दिखता है और फिर वो पॉइंट ब्लैंक एक्सप्लोजन से भी बच जाता है। सीरियसली, ये रियल लाइफ में ट्राई मत करना। इनिशियल शॉक से निकलने के बाद हार्वर्ड सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करने लगता है। वो अपनी नोटबुक में अपनी नीड्स लिखता है ताकि प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाएं। वो कहता है 180 दिन बहुत लगते हैं, लेकिन अगर मैंने अभी से रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए तो शायद सरवाइव कर पाऊंगा। साथ ही वो ये भी सोचता है कि इन 180 दिनों में वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच सकता है और शायद थोड़ा एंजॉय भी कर सकता है। इसी माइंडसेट के साथ हावर्ड एक क्लोथिंग स्टोर जाता है। अपोक्लिप्स के लिए बेस्ट ट्रिप ढूंढने वो ज्वेलरी पहनता है, सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक्स पीता है, क्योंकि आखिर में अब वो दुनिया का अकेला इंसान है। ये याद करते ही हावर्ड को अचानक सिस्टम की वो बात याद आती है कि उसने उसकी कंपनी की डायरेक्टर सबरीना लुओ की कॉपी बनाई थी।
वो एक पुलिस कार का रेडियो इस्तेमाल करता है और सिस्टम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है डायरेक्टर की कॉपी के बारे में पूछने के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत पलटता है और देखता है कि वो एक डॉग है। ये उसे लॉजिकल लगता है क्योंकि ह्यूमंस के गायब होने के बाद एनिमल्स अब फ्रीली घूम रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है और इस बार वो एक टाइगर है। टाइगर उसे देखकर सीधा उस पर जंप करता है और हॉवर्ड ऑलमोस्ट डर के मारे कंट्रोल खो देता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि टाइगर उसे खाने के बजाय उसे लिक करने लगता है। इस बार आप सोच रहे होंगे कि ये इतना लक्की क्यों है, लेकिन इस बार इसके पीछे रीज़न है। वो टाइगर टूरिस्ट्स के बीच फ्रेंडली था और लोग उसके साथ फोटोज लेते थे। डे 7 हार्वर्ड इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में अकेले रहते हुए एक हफ्ता पूरा कर चुका है। अब सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा टफ हो चुकी है। टैप वाटर पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ मार्केट में बची बॉटल्ड वाटर ही ऑप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से मीट और वेजिटेबल्स ख़राब हो चुके हैं और हर जगह इंसेक्ट्स फैल गए हैं। हार्वर्ड अब सिर्फ कुकीज़ खाकर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि विटामिन्स की कमी से उसकी बॉडी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। किस्मत से खाने की तलाश में उसे एक पुराना रेस्टोरेंट मिलता है जिसमें डीजल जनरेटर है। पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में ये लिटरली गोल्ड है। और सबसे बड़ी बात, फ्रीजर में अभी भी कुछ यूजेबल मीट बचा हुआ है। हार्वर्ड तुरंत डिसाइड करता है कि वो इस रेस्टोरेंट को अपना नया शेल्टर बनाएगा। दिन में वो सप्लाईज कलेक्ट करता है और रात में रॉटन मीट को फर्टिलाइजर बनाकर वेजिटेबल्स ग्रो करने की कोशिश करता है। डे 31 हार्वर्ड आसपास ड्राइव करते हुए सोच रहा होता है आज क्या करना है। उसे अपने इमेजिनेशन में अपने कोवर्कर की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे सीड्स खरीदने का आइडिया देता है। हार्वर्ड को पता है ये सब उसके दिमाग का खेल है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कहता है बेटर आइडिया ये होगा कि मैं स्टीयरिंग छोड़ दूं, कार क्रैश हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। उसका इमेजिनरी कोवर्कर उसे चीयरअप करते हुए कहता है कि उसने जो गार्लिक लगाया था वो फाइनली स्प्राउट कर रहा है। लेकिन हार्वर्ड गुस्से में जवाब देता है इसका वेजिटेबल्स से कोई लेना देना नहीं है। पूरी सिटी डंपयार्ड बन चुकी है, हर जगह फ्लाइज हैं और सोते वक्त लगता है जैसे वर्म्स मेरे ऊपर चल रहे हैं। वो सफोकेट महसूस करता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो अब ब्रेकिंग पॉइंट पर है। हार्वर्ड धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। उसका इमेजिनरी कोवर्कर उसे बोलता है रियलिटी में वापस आओ, गेम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम गेम को कंट्रोल कर रहे हो। इसी बीच अचानक उसकी कार के सामने कुछ आता है जिससे वो ब्रेक मारता है। तभी सामने से एक दूसरी कार आती है और वो कोई और नहीं सबरीना लुओ है। दोनों कार्स क्रैश हो जाती हैं और एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाते हैं। क्रैश के बाद सबरीना बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो खुद को एक अलग जगह पर पाती है। वो नोटिस करती है कि किसी ने उसके फेस पर बैंडेज लगाया है और वो किसी वजह से लड़कों के कपड़े पहने हुए है। रूम से बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है। डीजल जनरेटर चल रहा है और टेबल पर फ्रेश फूड रखा है। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो हार्वर्ड को बियर्ड शेव करते हुए देखती है। 30 दिन अकेले रहने के बाद हार्वर्ड ने सोचा कि उसे प्रॉपर्ली रेडी होना चाहिए। वो कैजुअली कहता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है और उसे साथ में खाने के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान सबरीना कहती है कि उसे हार्वर्ड कंपनी डिनर से याद है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। हार्वर्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है और नोटिस करता है कि इस गेम में सबरीना की कॉपी के पास रियल सबरीना जैसी मेमोरीज हैं। वो हार्वर्ड के सर्वाइवल स्किल्स से इम्प्रेस होती है। इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर, सब कुछ मैनेज करना। हार्वर्ड उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि उसने पिछले महीने कैसे सर्वाइव किया। सबरीना बताती है कि अचानक सभी लोग गायब हो गए और पूरे महीने में हार्वर्ड पहला इंसान है जिससे वो मिली है। हार्वर्ड पूछता है अब उसका क्या प्लान है। वो एडमिट करती है कि उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। हार्वर्ड एक बोल्ड मूव लेता है। वो उसे कहता है कि वो यहीं उसके साथ रह सकती है। वो समझाता है कि अगर वो बीमार पड़ेगी तो वो उसका ख्याल रख सकता है और यहाँ उसे हर ज़रूरी चीज़ मिल जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सबरीना ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो क्लियरली वार्न करती है कि हार्वर्ड उसका टाइप नहीं है और उसे कोई फ़नी मूव ट्राई नहीं करना चाहिए। हार्वर्ड जो कुछ दिन पहले मैनीक्वीन से बात कर रहा था, मैनीक्वीन यानी वो पुतले के बारे में बोल रहा है, उसके लिए ये ऑलरेडी एक विन है। वो तुरंत अग्री कर देता है और कहता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबरीना भी प्रॉमिस करती है कि वो उसका फ़ायदा नहीं उठाएगी और काम शेयर करने का सजेस्ट करती है। हार्वर्ड मान जाता है लेकिन कहता है कि आज वो रेस्ट करे, रियल वर्क कल से शुरू होगा। हालांकि हार्वर्ड ने रिजेक्शन फेस किया,
लेकिन अंदर से वो इमोशनली हर्ट है। फिर भी उनका रिलेशनशिप अभी बस शुरू हुआ है। अगली सुबह हावर्ड एक तेज आवाज से जागता है। उसे लगता है कि सबरीना कुछ कर रही है। जब वो चेक करने जाता है तो हॉलवे में कई बॉक्सेस बिखरे हुए देखता है। वो पूछता है, तुम क्या कर रही हो? सैब्रिना बताती है कि उसने रेस्टोरेंट का स्टोरेज साफ करके उसे अपना रूम बना लिया है। वो कैजुअली कहती है कि अगर हावर्ड को कुछ चाहिए होगा तो वो बेल बजा सकता है। ये सुनकर हावर्ड अपसेट हो जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबरीना ने वो मैनिक्विन भी फेंक दिया होता है जिससे हावर्ड अपने अकेलेपन में बात करता था। सबरीना कहती है कि वो मैनिक्विन वापस ले आएगी, लेकिन हावर्ड गुस्से में बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, और खुद मैनिक्विन लेने चला जाता है। जाने से पहले वो क्लियरली बोलता है, अब से हम दोनों अपना लॉन्ड्री और खाना खुद करेंगे। सबरीना हैरान होकर पूछती है, क्यों? हावर्ड जवाब देता है, ताकि हम कम मिले और मुझे हर वक्त खुद को डिफेंड ना करना पड़े और तुम्हें भी ऑकवर्ड फील ना हो। फिर वो थोड़ा हार्श टोन में कहता है, भले ही तुम एक खूबसूरत और अमीर औरत हो और पहले मुझसे हायर पोजीशन पर थी, लेकिन इस नई दुनिया में मैं जेंटलमैन बनने वाला नहीं हूँ। सीधे शब्दों में, मैनिक्विन इंसिडेंट के बाद हावर्ड फुल चैट मोड में चला गया है। डे 120 180 दिनों के अपोक्लिप्स में से अब 120 दिन बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में सिटी काफ़ी बदल चुकी है। वेदर ठंडा हो गया है और पहले वाली बदबू अब गायब हो चुकी है। सबरीना ने जगह जगह फ्लावर पॉट्स लगा दिए हैं, जिससे एटमॉस्फेयर काफ़ी बेटर हो गया है। लेकिन उनके पहले फाइट के बाद दोनों अभी भी बेयरली बात करते हैं। सैब्रिना को साइलेंस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हावर्ड क्लियरली परेशान है। हावर्ड अब भी अपने मैनकेन डोनाल्ड से बात करता है, जो इस अपोकैलिप्स में उसका अकेला दोस्त है। वो डोनाल्ड से कहता है, आज हम फिशिंग पर जाएंगे, बताओ स्पॉइल्ड मीट खाओगे या रेड मीट? थैंकफुली डोनाल्ड डिसाइड करता है कि फिशिंग बेहतर ऑप्शन है। फिशिंग पर जाने से पहले हावर्ड जू में टाइगर से मिलने रुकता है। टाइगर बाकी एनिमल्स और हावर्ड के लाए हुए मीट से सरवाइव कर रहा है। अचानक टाइगर के इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक डियर पर अटैक करने दौड़ता है। हावर्ड नोटिस करता है कि ये डियर जू का नहीं है, बल्कि एक वाइल्ड डियर है। ये क्लियर साइन है कि नेचर अब सिविलाइजेशन को रिक्लेम कर रही है। जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, अचानक वेदर चेंज होने लगता है। एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता है, थंडर गूंजती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये एक टाइफून है। हावर्ड तुरंत अपनी कार में भागता है। वो कंफ्यूज है, इतना बड़ा टाइफून अचानक सनी डे पर कैसे? फिर उसे याद आता है, ये सब एक सिमुलेशन है और ये टाइफून शायद गेम का एक नया चैलेंज है। प्रॉब्लम ये है, सबरीना रोज साइकिल से माउंटेन जाती है। टाइम के हिसाब से वो अभी माउंटेन के टॉप पर होनी चाहिए। दुनिया की आखिरी औरत को खोने का रिस्क ना लेते हुए हावर्ड तुरंत कार लेकर उसे ढूंढने निकलता है। भले ही वो दोनों बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हावर्ड उसे खोना नहीं चाहता, वरना वो फिर से पूरी तरह अकेला रह जाएगा। शेल्टर पर पहुंचकर वो देखता है, दरवाज़ा खुला है, मतलब सबरीना अभी तक वापस नहीं आई। वो तुरंत माउंटेन की तरफ निकल जाता है जहां वो यूजुअली जाती थी। वेदर और ख़राब हो जाता है, तेज़ बारिश, तूफानी हवाएं, हर तरफ बिजली गिर रही है। फाइनली हावर्ड उसे देखता है। सबरीना एक पोल के सहारे खड़ी है और उसके पैर में गहरी चोट लगी है। हावर्ड बिना सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे सुरक्षित जगह पर वापस ले जाता है। वह दोनों एक मेंशन में सेफ होते हैं जहां सबरीना पहले विजिट करती थी, लेकिन सबरीना पूरी तरह भीगी हुई और कांप रही थी। हावर्ड उससे कहता है कि वह उसके वुंड्स चेक कर ले, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहता है कि अभी अपने आप को टफ दिखाने का टाइम नहीं है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकती हो। लेकिन फिर भी वह मना कर देती है और कहती है कि उसे खुद का ख्याल रखना आता है। हावर्ड कहता है कि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टाइफून कितने दिन चलेगा और उनका पुराना शेल्टर पूरी तरह पानी में डूब सकता है। वह सजेस्ट करता है कि इस मैंशन को नया शेल्टर बना लेते हैं। सबरीना सिंपली अग्री कर लेती है और पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। हावर्ड कहता है कि क्योंकि उसका पैर इंजर्ड है, वह ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे यहीं रहकर वेट करना होगा। फिर हावर्ड निकल जाता है और सबरीना वहीं रहती है। वेदर और ख़राब होता जा रहा था, इतना कि स्नोफॉल शुरू हो गई। शेल्टर पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सब कुछ डूब चुका है और उनका जनरेटर भी ख़राब हो गया है। वह जितना हो सके उतना खाना लेता है, लेकिन पानी और तेज़ हवाओं की वजह से सारे हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स गिर जाते हैं। हावर्ड जो कुछ भी बचा सकता है उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। हालात बहुत ख़राब थे, उनके पास खाना सिर्फ 2 दिन के लिए बचा था। इस सिचुएशन में फ़िश पकड़ना भी इम्पॉसिबल था। डेड एंड पर खड़े होकर हावर्ड कुछ ऐसा सोचता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ टाइगर
चोटिल हालत में बैठा था। टाइगर शायद किसी फाइट में था। हावर्ड का प्लान था कि टाइगर के हंटिंग स्किल्स का यूज करके खाना जुटाए, लेकिन टाइगर की हालत देखकर वह पहले उसके घाव ठीक करने की सोचता है, लेकिन टाइगर हिलता तक नहीं। हावर्ड चिल्लाकर टाइगर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर जोर से दहाड़ता है जैसे वह कह रहा हो कि वह अपनी मर्जी से चलेगा। हावर्ड खुद को याद दिलाता है कि यह बस एक गेम है और उसे इतना इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहिए। वह टाइगर को वहीं छोड़कर चला जाता है। मैंशन वापस पहुंचने पर हावर्ड देखता है कि सबरीना साइडवॉक पर गिरी हुई है। वह पूछता है कि क्या हुआ, और सबरीना कहती है कि वह रेन वाटर कलेक्ट कर रही थी बॉयल करने के लिए, लेकिन वह गिर गई और अब उठ नहीं सकती। हमारा हीरो उसे अंदर ले जाता है और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन बनता है। हावर्ड अपने अल्ट्रा चैट मोड में गुस्से में सबरीना से कहता है कि अब से डिसीजंस वही लेगा। वह उसे बेड पर फेंकता है और कहता है कि वह फर्स्ट एड किट लेने जा रहा है। सबरीना का घाव साफ करने के बाद वह पूछती है कि हावर्ड का अगला प्लान क्या है। हावर्ड बताता है कि उसने एक बार डियर का झुंड देखा था और वह कल उन्हें हंट करने की कोशिश करेगा। सबरीना उसे याद दिलाती है कि जंगली डियर हमेशा खतरे की स्मेल याद रखते हैं और अलर्ट रहते हैं। हावर्ड कहता है कोई बात नहीं, उसके पास वेपन्स हैं। फिर वह उसे वह पिस्टल दिखाता है जो उसे उसके पुराने शेल्टर से मिली थी। वह कहता है कि उसने गन में बुलेट्स छोड़ दी हैं और उसे वापस दे देता है। सबरीना पूछती है कि क्या हावर्ड खुद इसे नहीं रखना चाहता। हावर्ड मना कर देता है और उम्मीद करता है कि इस जेस्चर से शायद सबरीना का डर कम हो जाए कि वह उसका फ़ायदा उठा सकता है। वह दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं क्योंकि हावर्ड को हंट के लिए प्रिपेयर करना था। डे 121 अपोकलिप्स का नया दिन आता है। बाहर बर्फ गिर रही थी। हावर्ड खुद को गर्म कपड़ों में ढकता है और हंटिंग के लिए निकलता है। वह सोचता है कि उसे चिकन मारना भी नहीं आता तो वह डियर को कैसे पकड़ेगा, लेकिन इसी बीच एक भूखे वुल्व्स का झुंड उसे घात लगाकर देख रहा होता है। हावर्ड आगे बढ़ता है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसकी सांसें भाप में बदल रही थीं। स्नो में सिर्फ उसकी फुटस्टेप्स और विंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वह तेज़ी से मुड़ता है और पोजीशन लेता है, लेकिन जब वह शूट करने को रेडी होता है वहाँ कुछ नहीं होता। ये कई बार हो चुका था, उसे खुद भी याद नहीं। वह उन्हें सुन सकता था। यकीनन वह पास ही होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी हर मूव के बारे में पता हो। शायद सबरीना सही थी, डियर उसकी सेंट पहचान सकते हैं। एनर्जी वेस्ट करने से थककर वह फिशिंग नेट ट्राई करने का डिसाइड करता है। प्रॉब्लम यह थी कि एक खतरनाक स्टॉर्म अभी ख़त्म हुआ था और ऐसी सिचुएशन में रिवर की करंट बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट को परवाह नहीं थी, उसने नेट डाल ही दिया। अब वह बस यही प्रे कर रहा था कि सब सही हो जाए, और तभी उसे नेट में एक ज़ोरदार टग महसूस होती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह लिटरली रिवर में खींच लिया जाता है। सोचो यह कितना ठंडा होगा। जहाँ ठंडी में नहाने का सोचकर ही हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ बर्फीले पानी में गिर जाना। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, उसका फिश पकड़ने का मन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब उसे बस घर जाकर आग के पास गर्म होना था, लेकिन तभी वह वही चीज़ देखता है जिसके लिए वह निकला था, एक डियर। वह तुरंत छिप जाता है ताकि डियर उसे ना देख सके और अपने बैग से गन निकालने लगता है। आखिरकार उसने शॉटगन निकाली। अब बस सही एम करना था और शूट करना था। प्रोटैगनिस्ट गहरी सांस लेता है और शॉट मिस कर देता है। शॉटगन की रिकॉइल इतनी तेज़ थी कि वह उसकी नाक पर जोर से लगती है और वह ब्लीड करने लगता है। और अब ऑब्वियसली वुल्व्स, लेकिन लकली इस बार उसके पास शॉटगन थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। अनलाइक प्रोटैगनिस्ट, वुल्व्स बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि इस आदमी के पास वेपन्स है, इसलिए अटैक करने की बजाय वहाँ से भाग जाना बेहतर समझा। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आया, लेकिन अपनी हालत में उसे थैंकफुल होना चाहिए था। मैंशन वापस पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट देखता है कि सबरीना ब्लैंकेट में लिपटी हुई आग के पास खुद को गर्म कर रही थी। फाइनली उसके लिए कुछ सही हो रहा था। बिना वक्त गवाए वह जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन फ्रीजिंग वाटर में गिरने के बाद उसे बस फायर के पास गर्म होना था। सबरीना शुरुआत में थोड़ी शाई थी, लेकिन फिर उसने प्रोटोगोनिस्ट के वॉलेट में एक फ़ोटो देख ली जिसमें एक औरत थी जो काफ़ी वेल एंडोन्ड थी। वह पूछती है कि यह कौन है। प्रोटोगोनिस्ट, जो अब आग के पास पूरी तरह नेकेड है, कहता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। सबरीना कहती है कि वह क्यूट लग रही है और पूछती है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। वह बताता है कि उसे फैमिली चाहिए थी, लेकिन वह इसके लिए रेडी नहीं थी। फिर वह सबरीना से पूछता है कि क्या वह किसी को डेट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली सबरीना हाँ कहती है।
वह बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड लॉरेंस MIT से PhD होल्डर है और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का CEO है। बेसिकली वह एक बिग शॉट है। प्रोटैगोनिस्ट इस मौके का फ़ायदा उठाकर कहता है कि वह सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसका टेस्ट खराब है क्योंकि सबरीना जैसी औरत के साथ रहना टॉर्चरस है। ये सुनकर सबरीना चिढ़ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन गुस्से में वह भूल जाती है कि वह खुद भी नेकेड है। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है, वह अपनी आइज़ कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी में ब्लैंकेट गिर जाती है और कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं जो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट ये देखकर इतना शॉक हो जाता है कि उसकी नाक से फिर खून बहने लगता है। सबरीना शर्मिंदा होकर चीज़ें उस पर फेंकती है और उसे तुरंत बाहर निकलने को कहती है। प्रोटैगोनिस्ट बाहर चला जाता है, लेकिन उस सीन को याद करते हुए। हालांकि इस टाइम पर इरेक्शन भी उसकी हालत सुधारने में कोई मदद नहीं करता। अगले दिन हमारा हीरो फिर से डियर हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस डियर की शैडो ही देख पाता है। हर बार जब वह पास जाता है, डियर गायब हो जाते हैं। ऊपर से उसने रियल लाइफ में कभी गन भी नहीं चलाई थी। अब समझ सकते हो कि वह पहले बेवकूफ़ जैसा क्यों बिहेव कर रहा था, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता रहता है, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। अच्छी बात यह थी कि अब सबरीना उससे थोड़ी ज़्यादा बात कर रही थी और वह खाली हाथ लौटने पर कंप्लेन भी नहीं करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे कमज़ोर लगने लगी थी, जो एक अच्छा साइन नहीं था। उसकी इंजरीज भी ठीक होती नहीं दिख रही थी। प्रोटैगोनिस्ट एक ट्रैप सेट करने की बात करता है, एक पिट जिसमें नीचे शार्प वुडन स्टेक्स थे और उसे कैबेज लीव्स से कवर किया गया था। उसे उम्मीद थी कि सर्दी में डियर इस टेम्पटेशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सबरीना कहती है कि उसे यह डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि इस सिचुएशन में इतना मैनुअल काम करना रिस्की है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि वह अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और ऐसी एक और ट्रैप सेट करने की स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं बची है। बेसिकली उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगले दिन या तो वह सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। अगले दिन जब वह ट्रैप चेक करने जाता है तो उसे दिखता है कि ट्रैप काम नहीं कर रहा। वेट, नहीं, वहाँ खून था। जानवर शायद वहाँ से निकलकर भाग गया था। वह तुरंत खून के ट्रेल को फॉलो करता है, ये प्रे करते हुए कि शायद जानवर मर चुका हो। आखिरकार वह एक क्लियरिंग तक पहुँचता है जहाँ दो वुल्व्स एक जानवर का मांस खा रहे होते हैं, शायद वही जानवर जो उसका खाना बनने वाला था। ये रियलाइज़ करते हुए कि यह अब डू और डाई मोमेंट है, वह अपनी गन निकालता है और भूख, डर और गुस्से की फ्रेंजी में जानवरों पर फायर करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली वह सारे शॉट्स मिस कर देता है और जानवर डेड डियर के टुकड़े लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर कि उसकी स्टारवेशन से बचने की आखिरी उम्मीद उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गई। प्रोटैगोनिस्ट बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह बस एक गेम है और उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सच ये था कि बार बार फेल होने की फ्रस्ट्रेशन अब उससे हैंडल नहीं हो रही थी। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, जैसे कोई अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हो। और इसी के साथ हम अपोक्लिप्स के डे 126 पर पहुंच जाते हैं। उनके पास खाने के लिए बस एक टोमेटो और एक कैबेज लीफ बचा है। सबरीना कहती है कि यह हावर्ड खा ले, क्योंकि उसने लेटली कोई हेल्प नहीं की। हावर्ड जवाब देता है कि दोनों ही मर रहे हैं, उसे इतना प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है। सबरीना चुपचाप अग्री कर लेती है। फिर वह उसे बताती है कि जब तक वह 18 साल की नहीं हुई थी, तब तक वह बस एक पपेट थी जिसे दूसरे लोग कंट्रोल करते थे, ख़ास तौर पर उसके अथॉरिटेरियन पिता, जो अक्सर उसे उसके रूम में बंद रखते थे। वह उसे दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने तक नहीं देते थे। हालत यहाँ तक थी कि उसे ड्राइंग तक करने की परमिशन नहीं थी। उसके पिता कहते थे कि वह अपने सिबलिंग्स से अलग है और सूनर और लेटर वह फैमिली को अपनी माँ की तरह छोड़ देगी। उसके पिता के इमोशनल इश्यूज थे और वह सब कुछ उसी पर निकालते थे। उनका कहना था कि वह फैमिली का ऑनर तभी बढ़ा सकती है जब वह उनकी हर बात माने, और फैमिली की पावर के बिना वह कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अब वह इतनी इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये उसका अपने ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। हावर्ड कहता है कि वह उसे समझ सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ भी काफ़ी ख़राब रही है। वह बताता है कि उसने हमेशा हर काम में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कभी रिवॉर्ड नहीं मिला। उसने हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जी और किसी ने भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। सबरीना पूछती है कि क्या उसमें कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। हावर्ड कहता है कि अगर उसमें कोई स्ट्रेंथ है तो वह है कभी हार ना मानना। सबरीना कहती है कि दुनिया मेहनती लोगों से भरी हुई है, लेकिन रिकॉग्नाइज वही होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा शाइन करते हैं। वह बताती है कि उसका पर्पस है इंडिपेंडेंट बनना, और हावर्ड अपना पर्पस तब समझेगा
जब वह सच में किसी चीज़ के लिए पूरी कोशिश करेगा। हावर्ड पूछता है कि अगर वह सब्रीना को सरवाइव करने में हेल्प करे तो क्या उसे उसकी रिकग्निशन मिलेगी। वह कहता है कि उसने हमेशा बस यह सुनने की इच्छा रखी है कि वह मैटर करता है। सब्रीना कहती है कि अगर वह उसकी हेल्प लेती है तो वह कैसे प्रूव कर पाएगी कि वह इंडिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों ही स्टारवेशन के करीब थे, इसलिए वह अपना प्राइड छोड़कर हावर्ड की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोटैगोनिस्ट कैबेज लीफ उठाता है और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलता है, इतनी वीकनेस के साथ कि वह किसी भी काम के लायक नहीं लग रहा था। बाहर जाने से पहले वह सब्रीना से कहता है कि अगर वह 3 दिनों तक वापस नहीं आता तो शायद वह मर चुका होगा और उसका शरीर मैंशन के ईस्ट साइड वाले स्ट्रीम में मिलेगा। वह कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वह सही डिसीजन ले। फिर वह उसे अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। मैंशन के बाहर हावर्ड डोनाल्ड द मैनिकिन से बात करता है, जो इस एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में उसका एकमात्र दोस्त था। हावर्ड उसे बताता है कि उसने कभी सच में किसी चीज़ के लिए फाइट नहीं की क्योंकि उसके अंदर करेज नहीं था। वह बस हमेशा चीज़ों के लिए कंप्लेन करता रहा और दूसरों या दुनिया को ब्लेम करता रहा ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच सके। वह हमेशा इजी वे चुनता था ताकि अनप्लेजेंट सिचुएशंस और टफ चॉइसेस से दूर रह सके। वह मानता है कि वह अपनी फैमिली, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टडीज़ और यहाँ तक कि इस करंट सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था, लेकिन आखिर में वह हमेशा एक सेफ कॉर्नर में छिप कर रोता रहता था। प्रोटैगोनिस्ट डोनाल्ड से कहता है कि अब वह कभी कंप्लेन नहीं करेगा और फिर वह उसे मैंशन की बैल्कनी से नीचे फेंक देता है। यह उसके पुराने सेल्फ की डेथ को सिंबलाइज करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक फेमिनिन हाथ को किचन में एक बड़ा क्लीवर उठाते हुए देखते हैं। यह सब्रीना है जो एक गिरी हुई बॉडी, हावर्ड की लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ी है। वह क्लीवर उठाती है और स्ट्राइक करने ही वाली होती है, तभी उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। यह सब एक सपना था। हावर्ड के जाने से पहले बोले गए शब्दों का उस पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने ऐसा डरावना ड्रीम देख लिया। एनीवे, अब चलते हैं अपोक्लिप्स के दिन 127 पर। हम हावर्ड को स्नो शवल करते हुए और फिर नदी की तरफ जाते हुए देखते हैं, वही नदी जिसमें वह पहले गिर चुका था। उसे याद आता है कि जब वह उस रिवर में गिरा था वही एकमात्र समय था जब वह डियर के काफ़ी करीब पहुंच पाया था। बाकी हर बार डियर उसकी रीच से बाहर ही रहे, शायद इसलिए क्योंकि पानी ने उसकी सेंट को कवर कर दिया था। ये बात समझते ही उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। ये एक बड़ा गैम्बल है, लेकिन उसकी करंट सिचुएशन में यही उसका लास्ट चांस भी है। वहीं दूसरी तरफ सब्रीना खुद को जागते रहने की पूरी कोशिश कर रही है। वह उस डरावने सपने को दोबारा नहीं देखना चाहती, लेकिन भूख और नींद की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पैथेटिक कह रहे हैं और ताने मारते हुए कहते हैं कि अगर उसने उनका बताया हुआ रास्ता चुना होता तो आज वह इस हालत में नहीं होती। सब्रीना चिल्लाकर उस हेलुसिनेशन को दूर जाने के लिए कहती है और कुछ समय के लिए वह गायब भी हो जाता है। फिर वह एक टोमेटो उठाती है जो उसके पास बची आखिरी खाने की चीज़ है। उसी वक्त उसे हावर्ड के वो शब्द याद आते हैं जो उसने डील के दौरान कहे थे। ये याद उसे थोड़ा मोटिवेशन देती है। वह तय करती है कि उसे हार नहीं माननी, उसे लड़ते रहना है और यह साबित करना है कि वह अकेले भी सरवाइव कर सकती है। कुछ घंटे गुजरते हैं और हम उसे नींद से लड़ते हुए देखते हैं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है कि एक रैट उसके टोमेटो को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह उसे रोक सके। वह बस उसे देखती रहती है। तभी उसका पिता फिर से हेलुसिनेशन के रूप में सामने आता है, हंसते हुए, उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए। वह कहता है कि उसके सारे फैसले गलत थे। उसे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसके चुने हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए था। फिर हमें सच पता चलता है, लॉरेंस जो उसका होने वाला हस्बैंड था असल में एक बूढ़ा और बीमार आदमी था। हाँ, वह बहुत अमीर था, लेकिन मरने के करीब था। प्लान ये था कि सब्रीना उससे शादी करे, उसके साथ रहे और उसके मरने के बाद उसकी पूरी वेल्थ इनहेरिट कर ले। उसका पिता आगे कहता है, अगर वह इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकती तो वह खुद को कैसे संभालेगी। वह कहता है कि वह स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए बनी ही नहीं है, वह बस दिखावा कर रही है। असल में वह एक फ्रेजाइल और कमज़ोर औरत है जिसे आखिर में चूहे खा जाएंगे। सीन काफ़ी हैवी हो जाता है। तभी सीन बदलता है और हम एक डियर को स्नो में पत्ते खाते हुए देखते हैं। फिर सीन वापस सब्रीना पर आता है।
अब उसके हाथ में वो गन है जो प्रोटैगोनिस्ट ने उसे दी थी। वह धीरे से कहती है, उसे बचाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, उसे खुद अपनी लाइफ बचानी है। हम राइट की आंख में उसकी गन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और उसी समय डियर की आंख में एक शॉटगन का रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हावर्ड का प्लान था। उसने खुद को स्नो के अंदर छुपा लिया था और तब तक इंतज़ार किया जब तक डियर उसके ट्रैप में नहीं आ गया। और आखिरकार वो मोमेंट आ ही जाता है। उसी सेकंड हावर्ड डियर पर शॉटगन फायर करता है और उसी समय सबरीना राइट को शूट कर देती है जो उसका खाना चुरा रहा था। शुरू होता है उस डियर की बॉडी से जो स्नो में पड़ा हुआ है और उसी बर्फ के अंदर से हमारा प्रोटोगोनिस्ट बाहर निकलता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, वह हल्का सा हंसता है और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना अपना टोमेटो खा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस राइट को भी रोस्ट कर लिया है जिसे उसने मारा था। अपोक्लिप्स में सरवाइव करना ऐसा ही होता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। ये हावर्ड है जो अपने साथ वही डियर लेकर आया है जिसे उसने हंट किया था। सबरीना यह देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है कि उसने सच में यह कर दिखाया। लेकिन हावर्ड खुद बहुत बुरी हालत में है। बिना खाए और लंबे समय तक ठंड में रहने की वजह से वह बहुत वीक हो चुका है। अचानक वह लड़खड़ाता है और फ्लोर पर गिर जाता है। सबरीना तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। वह देखती है कि उसके कपड़ों पर बर्फ जमी हुई है। इसका मतलब है कि उसने इस डियर को यहाँ तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि सबरीना डियर का मीट काट चुकी है और एक टब में पानी गर्म कर रही है ताकि हावर्ड को उसमें डालकर उसे रिकवर कराया जा सके। वह उससे पूछती है क्या अब वह थोड़ा बेहतर फील कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी हावर्ड धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और बहुत वीक आवाज़ में उसे बुलाता है। सबरीना उसके करीब झुकती है और हावर्ड उससे पूछता है क्या उसने उसका रिकॉग्निशन अर्न कर लिया। सबरीना थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन फिर मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, तुम अमेजिंग हो। यह सुनकर हावर्ड के चेहरे पर एक सुकून आता है क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसे सच में रिकॉग्नाइज किया है। कुछ समय बाद डियर मीट का सूप तैयार हो चुका है। सबरीना उसे खाने के लिए बुलाती है लेकिन हावर्ड अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। वह बहुत ज़्यादा अनवेल लग रहा है। यह देखकर सबरीना एक फैसला लेती है। वह उसका मुंह खोलती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। वह अपना खाना खुद अपने माउथ में लेती है और फिर उसे उसके माउथ में देती है, ठीक वैसे जैसे एक बर्ड अपने बच्चे को खिलाता है। सीन थोड़ा अनकंफर्टेबल है। घंटों बीत जाते हैं, फिर भी हमारा प्रोटोगोनिस्ट बेड पर पड़ा है, ठंड से कांपता हुआ। सबरीना उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ब्लैंकेट डालती है, लेकिन उसे लगता है कि यह अभी भी काफ़ी नहीं है। वह हावर्ड की तरफ देखती है, थोड़ा हिचकिचाती है, अपने होंठ काटती है और फिर वही करती है जो आप सोच रहे हैं। वह अपने कपड़े उतारती है और हावर्ड के पास जाकर लेट जाती है ताकि अपने बॉडी हीट से उसे गर्म रख सके। फिर वह धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। अपोक्लिप्स का दिन 130 शुरू होता है। हावर्ड की आंखें खुलती हैं, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। वह अपने बगल में देखता है और पाता है कि सबरीना उसके साथ कडलिंग पोजीशन में सो रही है। ये देखकर वह शॉक हो जाता है, खासकर जब उसे एहसास होता है कि सबरीना पूरी तरह नेकेड है। जैसे ही सबरीना नोटिस करती है कि हावर्ड जाग गया है, वह उठने लगती है, लेकिन हावर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि वह अभी भी पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर रहा। इसके बाद सबरीना उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वह कहती है, फिर से बताओ, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? हावर्ड जवाब देता है, उसकी एक्स को लगता था कि वे दोनों अभी बहुत यंग हैं किसी सीरियस रिलेशन के लिए। सबरीना दूसरा रीज़न पूछती है। हावर्ड थोड़ी देर रुक कर कहता है, क्योंकि वह एक फैमिली चाहता था। यह सुनकर सबरीना कहती है, उसे भी एक फैमिली चाहिए। हावर्ड यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सबरीना तो हमेशा खुद को एक इंडिपेंडेंट वूमन साबित करना चाहती थी। सबरीना धीरे धीरे समझाती है। वह कहती है कि वह जो कर रही थी वह पहले से ही खुद को प्रूव करने की कोशिश थी। सक्सेसफुल होना असली प्रूफ नहीं है, वह तो बस एक गोल था जो उसने अपनी लिमिटेशन तोड़ने के लिए सेट किया था। लेकिन सच में उसे इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में चली गई। वह आगे कहती है, वह खुद को इंडिपेंडेंट कैसे कह सकती है जब पूरे दिन वह कोई एक भी डिसीजन अकेले नहीं ले पाई। हावर्ड यह सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ में कभी कोई गोल सेट ही नहीं किया था। फिर सबरीना सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते? हावर्ड थोड़ा रुकता है, जिससे सबरीना को लगता है कि शायद उसने यह बात जल्दी बोल दी। लेकिन फिर हावर्ड उसका हाथ पकड़ता है और कहता है,
यही तो वह हमेशा से चाहता था। वह मानता है कि दूसरों से रिकॉग्निशन पाने की कोशिश में उसने खुद की फैमिली बनाने का सपना ही छोड़ दिया था। सबरीना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है अब वे दोनों साथ मिलकर सरवाइव करेंगे। हावर्ड भी कहता है अब उसकी नई मोटिवेशन यही है, फैमिली बनाना। और आखिरकार दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। एंड आगे वो बहुत कुछ करते हैं, पर मैं यहाँ वो बातें नहीं बता सकता। स्टोरी के फाइनल क्लाइमेक्स में सबरीना को अपने पास्ट की एक बहुत ही डार्क मेमोरी याद आती है। जब वह टीनेजर थी, उसके पिता ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया था। फिर उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि उसे एडल्ट्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसके बाद वह एक आदमी और एक औरत को कमरे में बुलाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, उसके पिता उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और वही करने को कहते हैं जो साफ समझ आता है। सबरीना डरकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है ताकि उसे यह सब ना देखना पड़े, लेकिन उसका पिता जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़ता है और उसे यह सब देखने पर मजबूर करता है। वह कहता है उसे यह सब सीखना होगा ताकि वह उस बूढ़े आदमी को खुश कर सके जिससे उसकी शादी होने वाली है। यह सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग है और साफ दिखाता है कि उसके पिता की सोच कितनी गलत थी। फिर वह कुछ ऐसा कहता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। वह मेंशन करता है कि अगर वे दोनों असली फादर और डॉटर की तरह दिखें तो और बेहतर होगा और इसके लिए वह उसका नाम बदल देगा। उसी समय से उसका नाम सबरीना लो रख दिया जाता है। प्रेजेंट में हावर्ड देखता है कि ये सबरीना का पहली बार था। फिर स्टोरी में 1 महीने का टाइम स्किप होता है। अब अपोक्लिप्स का दिन 1000 चल रहा है। इस समय तक हावर्ड और सबरीना एक कपल की तरह साथ रह रहे हैं। हालांकि हावर्ड अभी भी अपने पुराने नियर डेथ एक्सपीरियंस से पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अब वह काम करने लायक हो गया है। डियर का मीट खत्म हो चुका है, लेकिन अब वह नदी से फिश पकड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अलावा दोनों ने एक वेजिटेबल ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर दिया है जिसमें सबरीना काफ़ी मेहनत कर रही है। सबरीना हावर्ड को बुलाती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। हावर्ड एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कुछ नॉटी होगा, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है। सबरीना ने उसके लिए डियर स्किन का एक पोंचो बनाया है जो हंटिंग के दौरान बहुत काम आता है। अब हावर्ड की किस्मत बदल चुकी है। एक दिन हंट से लौटते वक्त वह उस लैंप पोस्ट को देखता है जहां उसने पहली बार सबरीना को पाया था। थोड़ा नॉस्टैल्जिक होकर वह उन जगहों पर जाता है जहां उसने अपोक्लिप्स के शुरुआती दिन बिताए थे। वह पुराने रेस्टोरेंट तक जाता है, डोनाल्ड और अपने मैनिकन फ्रेंड को याद करता है और उस जगह से गुजरता है जहां अपोक्लिप्स के पहले दिन उसके सामने प्लेन क्रैश हुआ था। फिर वह अपने टाइगर फ्रेंड को देखने जाता है। वह उसे आवाज़ लगाता है, हाथ में डियर की लेग लेकर उसे ऑनफर करने के लिए। तभी उसे एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। हालांकि उसका पैर अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी वह उस आवाज़ की तरफ दौड़ता है और जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका टाइगर फ्रेंड वुल्फ्स के एक पैक से घिरा हुआ है। हावर्ड तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है। वुल्फ्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, हावर्ड ट्रिगर दबा देता है। गनशॉट की आवाज़ से वुल्फ्स डरकर भाग जाते हैं। हावर्ड टाइगर के पास जाता है और कहता है अब सब ठीक है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह देर से पहुंचा। टाइगर बहुत बुरी तरह घायल है, वह बस हल्की सी आवाज़ निकाल पा रहा है। हावर्ड उसके पास बैठता है और उनके साथ बिताए पलों की यादें उसकी आंखों में घूमने लगती हैं। टाइगर एक लॉयल साथी था। हावर्ड उससे माफ़ी मांगता है कि वह समय पर नहीं पहुंच सका। टाइगर उसकी तरफ देखता है जैसे वह सब समझ रहा हो। हावर्ड धीरे से कहता है अब तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। फिर वह अपनी शॉटगन उसके सिर पर रखता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा और उसके लिए बदला लेगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर वह ट्रिगर दबा देता है और इसी के साथ टाइगर की कहानी खत्म हो जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है। हम हावर्ड को बाटब में सबरीना के साथ देखते हैं। सबरीना नोटिस करती है कि हावर्ड थोड़ा उदास लग रहा है और पूछती है क्या हुआ। हावर्ड कहता है कुछ नहीं, बस ठंड बढ़ती जा रही है और बाहर की दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है क्या वह कुछ दिन घर के अंदर रह सकती है। फिर तुरंत कहता है मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, बस थोड़ा वरीड हूँ। सबरीना मान जाती है और कहती है कि वैसे भी उसे ग्रीन हाउस में काम करना है। रोमांटिक माहौल में दोनों फिर से करीब आते हैं, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट की खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। हावर्ड को फिर से हंटिंग पर जाना पड़ता है। अब हावर्ड पूरी तरह बदल चुका है। वह डियर स्किन पहनकर अपनी सेंट छुपाता है। वह शॉटगन और मिलिट्री नाइफ को परफेक्ट तरीके से यूज़ करना सीख चुका है। अब वह एक किलिंग मशीन बन चुका है। लेकिन जैसे हावर्ड ने सर्वाइवल सीखा, वैसे ही वुल्फ्स ने भी। हम देखते हैं कि वुल्फ्स का एक पैक डियर के ग्रुप का पीछा कर रहा है। एक वुल्फ एक डियर पर अटैक करता है,
लेकिन तभी उसे कुछ अलग सुनाई देता है। उसे लगता है कि कोई आसान शिकार पास में है। वह उस दिशा में भागता है, लेकिन वही एक ट्रैप था। अचानक एक शॉटगन का बैरल उसके मुंह में घुस जाता है और पॉइंट ब्लैंक शॉट उसका काम खत्म कर देता है। बाकी वुल्फ्स यह सब सुन लेते हैं और तुरंत हावर्ड को देख लेते हैं। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अब पूरी तरह अल्ट्रा मास्टर सिग्मा मोड में है। दिन है 170 और अपोक्लिप्स का खेल खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन हावर्ड को इसकी परवाह नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ वो भेड़िए घूम रहे हैं। उनकी मर्डरस केस उसके दिमाग में बस चुकी है। उसे तभी शांति मिलेगी जब वो बाकी दोनों भेड़ियों से भी निपट लेगा। सबरीना उसे बुलाती है और बताती है कि आज उन्होंने स्टीम्ड फिश और रोस्ट मीट बनाया है। वो सोचती है कि उसने खाना बनाने में इम्प्रूवमेंट किया है और उसने ये स्पेशल लंच हावर्ड के लिए बनाया है। लेकिन हावर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो बस थोड़ा सूखा मांस लेगा और कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। सबरीना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हावर्ड जल्दी निकल जाता है और देर रात को लौटता है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि वो साथ में खाना भी नहीं खा सकते। हावर्ड जवाब देता है कि उसे कुछ काम ख़त्म करने हैं ताकि वो चैन की सांस ले सके, और फिर वो उसके पास से इमोशनल सिग्मा की तरह निकल जाता है। सबरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम उसे ये तो बताए कि क्या चल रहा है। लेकिन हावर्ड सोचता है कि अगर उसने भेड़ियों का जिक्र किया तो सबरीना अपनी प्राउड नेचर की वजह से ज़रूर कुछ करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है और सबरीना को टूटे हुए दिल के साथ छोड़ देता है। दिन 173। सबरीना हथौड़े की आवाज़ से उठती है और देखती है कि उसके कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हावर्ड बाहर खड़ा सब कुछ नेल से बंद कर रहा है। वो कहता है कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए उसने खिड़कियों को रीइंफोर्स कर दिया। सबरीना कहती है कि उसने उससे मदद नहीं मांगी थी। हावर्ड उसे तुरंत टोकता है और कहता है कि वो मजाक के मूड में नहीं है। सबरीना कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। हावर्ड अजीब बिहेवियर कर रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा, जैसे वो वापस उसी समय में चला गया हो जब उन्होंने शुरुआत की थी। हावर्ड कहता है कि वो गलत सोच रही है, लेकिन सबरीना जोर देती है। वो कहती है कि उनकी रिलेशनशिप में उन्होंने जल्दबाजी की और पूछती है कि क्या उसने इसे बस एक वन नाइट स्टैंड समझा था। हावर्ड इस बात से मना करता है और कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इस घर की सेफ्टी के लिए कर रहा है। तभी सबरीना गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि आखिरकार हावर्ड को सब कुछ बताना होगा। अगर वो सच में इस घर को बचाना चाहता है तो उसे कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हावर्ड कुछ देर चुप रहता है, फिर गुस्से में बोलता है कि उन्होंने तय किया था कि सबरीना घर में रहेगी जबकि वो खाना ढूंढने जाएगा, और वो जिस चीज़ से निपटने जा रहा है उसमें सबरीना उसकी मदद नहीं कर सकती। आखिर में वो कहता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वो उसे सब बता देगा। सबरीना निराश होकर उससे दूर चली जाती है और हावर्ड एक सच्चे इमोशनल सिग्मा की तरह सब इग्नोर करता है और सोचता है कि उसके पास नेल्स खत्म हो गए हैं। उसे हार्डवेयर स्टोर से और लाने होंगे। उसके दिमाग में सिर्फ वो दो भेड़िए हैं और कैसे उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया, यही सब चल रहा है। बर्फबारी बढ़ रही है और जल्द ही उनके पैरों के निशान भी मिट जाएंगे। तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और हालात और ख़राब होने वाले हैं। उसे इन हंट से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। उसका असली कंसर्न अब ये है कि कैसे उन्हें गर्म रखा जाए। भेड़ियों की प्रॉब्लम से वो बर्फबारी रुकने के बाद निपटेगा। जब वो टूल स्टोर पहुंचता है तो देखता है कि ये काफ़ी वेल मेंटेनेड है और शायद उसे वहाँ हर वो चीज़ मिल जाएगी जो उसे चाहिए। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने लगता है, तभी उसे एक किताब मिलती है। जब हावर्ड उसे देखता है तो उसे समझ आता है कि ये एक डीजल जनरेटर का मेंटेनेंस मैनुअल है। जैसे ही वो किताब पलटता है उसे पता चलता है कि पुराने शेल्टर में जो जनरेटर उन्होंने छोड़ा था वो इसे देखकर ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचता है, स्टोर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगता है। हावर्ड चौंक कर उछल जाता है और फिर सामने आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन एडमिनिस्ट्रेटर। वो उसकी तरफ देखता है लेकिन पहले कुछ समझ नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद उसे याद आता है कि वो एक सिमुलेशन में है। वो पूरी तरह भूल ही गया था। एआई उसे बताती है कि वो सिर्फ ये वार्न करने आई है कि सिमुलेशन एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा और उसे वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। हावर्ड शॉक में आ जाता है क्योंकि पुराने जीवन में वापस जाना उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। दृश्य बदलता है। सबरीना एक चिट्ठी लिख रही है। उसमें लिखा है कि उन्हें थोड़ा समय अलग बिताना चाहिए। वो कहीं और जा रही है और हावर्ड को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। फिर वो मुड़ती है
और चली जाती है। दूसरी तरफ हावर्ड टीवी को टूटी हुई हालत में छोड़कर अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा करता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी पंजों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो दिखते हैं भेड़िए। उन्होंने हावर्ड का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। हावर्ड बिना डरे कहता है कि वो उनके गुस्से को समझता है। आखिर उसने उनके परिवार को मारा है। वो अपने हथियार की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए उससे तेज़ है। वो उसे ऐसा करने नहीं देते। हावर्ड उनकी इंटेलिजेंस पर हैरान होता है। तभी उसे बाईं तरफ खुला हुआ दरवाज़ा दिखता है। यही उसकी आखिरी चांस है। वो स्टोर से बाहर भागता है और भेड़िए उसके पीछे हैं। उसकी गाड़ी कुछ मीटर दूर खड़ी है। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी टांग, जो नदी में गिरने के बाद से खराब थी, फिर से दर्द करने लगती है। यही मौका था। भेड़िया उस पर कूदते हैं और उसे बर्फ में गिरा देते हैं। बड़ा भेड़िया उसकी गर्दन पर जोर से काटता है, जबकि छोटा उसकी टांग पकड़ लेता है। हावर्ड दर्द में अपनी डियर स्किन कोट के बटन खोलता है और खुद को बड़े भेड़िए की पकड़ से छुड़ाता है। वो मौका देखकर छोटे भेड़िए को मुक्का मारता है, जो उसकी टांग पर काट रहा था। तुरंत वो अपनी चाकू निकालता है और जानवर पर वार करता है। इसी बीच बड़ा भेड़िया फिर से हमला करता है और उसकी पीठ पर बुरी तरह काट लेता है। हावर्ड भेड़िए की आंख पर चाकू मारता है, लेकिन चाकू टूट जाता है। अब हालत और ख़राब हो जाती है। भेड़िया फिर से हमला करता है, लेकिन हावर्ड अपने पैरों से उसे रोक देता है और दूर फेंक देता है। फिर वो टूटे हुए चाकू से उसकी दूसरी आंख पर वार करता है। भेड़िया दर्द से चीखता है, लेकिन उसके पंजे हावर्ड के चेहरे पर वार करते हैं। हावर्ड अपने चाकू की हिल्ट से उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। वो अनकंट्रोलेबल रेज में लगातार वार करता रहता है। आखिर एक वार से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है और वो चाकू का हिल्ट बर्फ में गिरा देता है। भेड़िया अब मरा हुआ लगता है। वो अपना बैग उठाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। भेड़िया बुरी हालत में होते हुए भी बदले की आग में अपनी आखिरी ताकत से हावर्ड के हाथ को काट लेता है। हावर्ड खड़ा रहता है और उसे देखता है। वो कहता है कि वो उसकी विल पावर की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे बदला लेने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सबरीना की सेफ्टी करनी है। वो अपना हाथ उसके मुंह से खींचता है, जिससे उसकी स्किन फट जाती है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और बैग अंदर फेंकता है, लेकिन तभी उसे ज़बरदस्त दर्द महसूस होता है, क्योंकि न सिर्फ एक बल्कि दोनों भेड़िए उसकी टांगों पर काट रहे थे। हावर्ड खुद से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। वो गाड़ी का ट्रंक खोलता है, जहाँ से एक पिस्टल गिरती है। ये सबरीना की गन थी। बिना सोचे वो पलटता है और भेड़ियों पर फायर करता है। भेड़िए उसकी टांग छोड़कर भाग जाते हैं। हावर्ड तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है ताकि वो फिर हमला ना कर सके। उसका पूरा शरीर एड्रेनलिन से कांप रहा है। वो खुद से कहता है कि उसे जनरेटर ठीक करना ही होगा, तभी सबरीना के सर्वाइव करने के चांसेस होंगे। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। वो फिर ट्राई करता है, फिर भी कुछ नहीं। शायद तेल का टैंक -30 डिग्री की ठंड में जम चुका था। उसे तेल को गर्म करना होगा, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं था। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। बाहर भेड़िए अब भी घूम रहे थे। हावर्ड के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो होश खोने लगता है और फिर उसकी आंख खुलती है। वो सुरक्षित है।